कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज गति के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। चलते हैं। न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम भी दिए गए थे, उन्हीं तीनों नियमों का आज वर्णन करना है। तो सबसे पहले गति के प्रथम नियम को लेते हैं। ये प्रथम नियम जो दिया था न्यूटन ने, इसमें क्या कहा गया था? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु कोई गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, अर्थात उसी चाल से चलती रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। किसी भी चीज रुकी हुई वस्तु में बाह्य बल न लगाया जाए या चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक ये अपनी अवस्था में बने रहते हैं। यही गति का प्रथम नियम है। ये न्यूटन द्वारा दिया गया था, तो ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद चलते हैं द्वितीय से, हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में बांटा, एक विराम के कारण बांटा है और एक उसकी गति के कारण। गतिमान वस्तु है, गति के कारण ले रहे हैं, दोनों के कारण लिया गया है। विराम है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी वह जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये 3 चीजों का इसमें बहुत ज्यादा है। विराम है, गतिमान है और बाह्य बल है। इन्हीं को लेकर के ये परिभाषा दी जाती है। चलिए जड़त्व का नियम देखते हैं। क्या यही जड़त्व का नियम भी है, लेकिन फिर भी जड़त्व को समझाने के लिए जड़त्व पे चलते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 2 प्रकार का है। नंबर 1 है विराम का जड़त्व और नंबर 2 है गति का जड़त्व। अर्थात क्या है? मतलब कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, वो चलेगी नहीं जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से हम बल ना लगाएं। और यदि कोई चल रही है, जैसे बॉल चल रही है, उसको जब तक हम रोके ना तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि अगर खिलाड़ी ने गेंद फेंकी तो वो रुक क्यों गई थोड़ी दूर जा करके? उसका कारण यह है कि उस पर जो है घर्षण बल कार्य कर रहा है। जमीन का भी घर्षण बल कार्य करता है और वायु का भी घर्षण बल कार्य करता है। चलो देखते हैं ये दोनों, विराम का जड़त्व क्या है और गति का जड़त्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विराम का जड़त्व उसी को 2 हिस्सों में बांटा है, एक गति के लिए और एक विराम के लिए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। किसी वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। ध्यान रखना, वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये बाह्य बल वाली बात बहुत जरूरी है इसके अंदर। और इस गुण को, ये गुण जो है हमारा विराम का जड़त्व कहलाता है। ध्यान रखना है, विराम का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है, जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री के शरीर का क्या होता है? नीचे का भाग गतिशील हो जाता है, किंतु ऊपर का भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रह जाता है। और इस कारण क्या होता है? उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये अक्सर कारण पूछा जाता है, और उदाहरण भी पूछेंगे आपसे ये विराम के जड़त्व का। तो विराम के जड़त्व को आप लोग ढंग से याद करेंगे। चलिए अब गति के जड़त्व में देखते हैं। ये गति का जड़त्व दिया हुआ है। गति के जड़त्व में क्या है? यदि कोई वस्तु चल रही है तो क्या होगा? वह उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। किसी वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। ये गति का जड़त्व है, ध्यान रखना। इसके कारण वस्तु गतिमान रहती हैं। उदाहरण दिया हुआ है इसका एक, जब दौड़ता हुआ घोड़ा, ये घोड़ा है, अचानक रुक जाता है तो क्या होता है? सवार के कमर के नीचे का भाग तो घोड़े के साथ ही रह गया, लेकिन ये विरामावस्था में आ गया। ये विरामावस्था है, ध्यान रखना, तरह नहीं है। ये विरामावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग जड़त्व के कारण गत्यात्मक अवस्था में ही बना रहता है। अतः घोड़े के अचानक रुकने पर सवार आगे की ओर गिर पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आगे की ओर। जैसे बस चल रही है, अचानक बस में ब्रेक लग गए तो व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। यही जो है गति का जड़त्व है। चलो देखते हैं, ये एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न और आंसर आप लोग तो कर ही लेंगे। प्रश्न है ये, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, क्यों? तो इसका ये उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर में कंबल को छड़ी से पीटने पर वह भाग एकाएक गति में आ जाता है। ध्यान रखना, ये गति में आ जाता है एकाएक भाग। किसके कारण? पीटने के कारण गति में आता है।
किंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण तो अपनी जगह ही रह जाते हैं, यानी विरामावस्था में रहते हैं। और विरामावस्था में होने के कारण क्या होता है, कंबल का वह भाग क्या करता है, धूल के कणों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जिससे धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा इसमें वही जड़त्व वाले नियम ही लगेंगे। पीटने पर क्या होता है कि जो छड़ी के साथ भाग है वो तो उसके साथ गतिमान हो जाता है, कंबल वाला भाग, लेकिन धूल के कण गतिमान नहीं हो पाते हैं और वो बाहर की ओर निकल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करने पर अब चलते हैं हम संवेग के तरफ। संवेग क्या होता है, देखो ये जैसे एक कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग जो है वो v है। तो द्रव्यमान गुणा वेग को ही संवेग कहते हैं हम। संवेग जो बराबर होता है वो होता है द्रव्यमान और गुणा वेग होता है। तो संवेग को हम p से दिखाते हैं, द्रव्यमान m है और इसका वेग v है। तो ऐसा ये दर्शाया जाता है और यही इसका सूत्र है। और इसका जो मात्रक है, m का द्रव्यमान हो गया, m का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान काहे में नापते हैं, द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में नापते हैं, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। और जो वेग है ये काहे में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, संवेग का जो मात्रक, इनको मिला करके बनेगा संवेग का मात्रक, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो हमने पढ़ लिया था, द्वितीय नियम में उस संवेग की जो है थोड़ी सी भूमिका है इसमें। यदि किसी गतिमान वस्तु, ध्यान रखना, गतिमान वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये ध्यान रखना है। और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है, यह भी ध्यान रखना है कि बल की ही दिशा में होता है। तो देखिए क्या होता है, जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर बताया जा रहा है। चलो देखते हैं, यानी F समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर, तो F और समानुपाती हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं और डेल्टा P बटे डेल्टा T रख लिया जाता है। अब MKS पद्धति में K बराबर 1 होता है, ये याद रखना है कि K का मान 1 होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस MKS की जगह पे SI भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आजकल की भाषा में SI को ही यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसको हम SI को भी लिख सकते हैं। चलिए F बराबर हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा P वास्तव में क्या होता है, ये होता है P2 माइनस P1, यानी अंतिम संवेग में से पहला संवेग अगर घटा दिया जाए तो संवेग परिवर्तन की दर निकल जाती है, संवेग परिवर्तन निकलता है। तो चलो रखते हैं इसमें मान, तो F बराबर कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 बटे डेल्टा T। लेकिन अगर गेंद का प्रारंभिक वेग u है तो उसका संवेग mu हो जाएगा, और गेंद का अगर अंतिम वेग v है तो उसका संवेग mv हो जाएगा। चलिए ये मान इसमें रख दीजिए, तो F बराबर कितना हो जाएगा, mv माइनस mu हो जाएगा और बटे में डेल्टा T आ जाएगा। अब इसमें से m कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, v माइनस u बटे डेल्टा T हो जाएगा। v माइनस u का मतलब कितना होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T, और वेग में परिवर्तन आप लोग जानते हैं त्वरण के बराबर होता है, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा T का मान त्वरण a के बराबर होता है। तो सूत्र क्या हो गया, ma, यानी F बराबर ma सूत्र की उत्पत्ति इसी द्वितीय नियम से ही हुई है। द्वितीय नियम में ध्यान रखना, बहुत बार बार बता रहा हूं मैं इस चीज को, कि इसमें संवेग परिवर्तन में दर कहा गया है। संवेग परिवर्तन में दर लगाए गए बल, यानी ये बल के अनुक्रमानुपाती, ये जो शब्द हैं ये शब्द आप लोगों को ढंग से याद रखना पड़ेगा। संवेग में परिवर्तन की दर यानी संवेग परिवर्तन दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T उस पर लगाया गया बल के बराबर होता है, यानी F के बराबर होता है। तो ये
सूत्र हमने इसमें सिद्ध करके दिखाया है, वैसे ही आप लोगों को सिद्ध करना है। अब चलते हैं बल का आवेग क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए, ये ध्यान रखना है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, अल्प समय अंतराल, इसको हम डेल्टा टी से शो करेंगे। डेल्टा टी के लिए लगाया जाए तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। सूत्र के रूप में बल का आवेग बराबर F गुणा डेल्टा टी। जरा देखिए इसमें, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं बल के आवेग को। ये जो बल का आवेग है, इस बल के आवेग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो बल का आवेग का सूत्र तो लिख ही दिया है, मैं यहां पर लिख करके दिखा रहा हूं। I बराबर हो गया F गुणा डेल्टा टी। चलिए देखते हैं क्या है ये F गुणा डेल्टा टी। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, कुछ मान धरना चालू करते हैं। तो I बराबर हो जाएगा F का मान ma है और ये डेल्टा टी रख दिया गया। तो I बराबर हो जाएगा, इसका मान भी हमें पता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी कट जाएगा। ए का मैंने मान बता ही रखा, पहले भी पीछे भी बताया था मैंने, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। अब ये दोनों कट गया तो I बराबर कितना हो गया, m डेल्टा V हो गया। इसको मान रख दीजिए, डेल्टा V का मान होता है V माइनस यू। तो हम ये I देखते हुए आ रहे हैं, तो I का मान अब कितना आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा mv माइनस mu, यानी I ये हो गया अंतिम संवेग और ये हो गया प्रारंभिक संवेग। तो I बराबर हो गया डेल्टा P, यानी बल का आवेग जो है किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन की दल के बराबर होता है, और ये सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम में फिजिक्स में अधिकतर सिद्ध करने के लिए ही आती हैं चीजें। इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स बोलने के कारण इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर मैंने बता ही दिया, सूत्र क्या था, मुख्य सूत्र तो ये है आवेग का, जिसे आप लोगों को याद करना है, और इसकी सहायता से ये यहाँ तक पहुँचना भी है कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दोनों में अंतर है। F का जो सूत्र बताया गया था वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी बताया गया था, इसमें डेल्टा P की इधर गुणा कर दी गई है, तो डेल्टा P बराबर कितना हो गया, F इंटू डेल्टा टी हो गया। तो ये सूत्र वही है, बस थोड़ा लिखने का ढंग अलग हो गया है। चलो चलते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की तरफ। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ध्यान रखना, पीछे जो है गति की समीकरणें पढ़ी थी आप लोगों ने, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक और थी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वो गति की समीकरणें थी, ये गति के नियम हैं, इसलिए नियमों को ढंग से याद करना है और समीकरणों को अलग से याद करना है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। ये क्या है हमारे पास, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसमें क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, ध्यान रखना, प्रत्येक क्रिया के, ये क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही है नियम इसका, बस ज्यादा नहीं है। अब क्या है, ये उदाहरण दिया जा रहा है, यदि एक टेबल के ऊपर एक पुस्तक को रख दें तो पुस्तक अपने भार के कारण टेबल को नीचे की ओर बल लगाती है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से क्या होता है, टेबल भी पुस्तक के ऊपर उतना ही बल ऊपर की ओर लगाती है। पुस्तक द्वारा टेबल पर लगाया गया बल को क्रिया बल कहते हैं और टेबल द्वारा लगाए गए बल को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये याद रखना, इसको हम R से दिखाते हैं। तो ये R जो हो गया ये प्रतिक्रिया बल हो गया, और ये W जो हो गया ये क्रिया बल हो गया। और ये हमेशा दोनों R और W हमेशा बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक प्रतिक्रिया यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है।
लेकिन एक माइनस चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि विपरीत होती है ये। तो यहाँ आर बराबर हम डब्लू आंकिक मान से आर बराबर डब्लू को ही लेके चला करेंगे। जो भी ऊपर को आर प्रतिक्रिया लगेगी उसे हम डब्लू के बराबर लेकर के चलेंगे। इसी से हम प्रश्नों को हल भी किया करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद करना है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, ध्यान रखना नाव से कूद रहा है, नदी में नहीं कूद रहा है, बाहर की तरफ कूद रहा है। नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न दिया हुआ, इसका उत्तर भी है साथ में दिया हुआ। जब कोई नाव से किनारे पर कूदता है, वैसे तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, लेकिन संवेग के रूप में इसको दिया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में व्यक्ति और नाव दोनों का संवेग शून्य होता है। व्यक्ति के कूदने पर नाव विपरीत दिशा में चलने लगती है, जिससे दोनों का कुल संवेग पुनः शून्य हो जाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर भी समझाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसके आधार पर भी समझा सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम संवेग के इस पे ही आ जाएगा। आप इसको आसानी से आप लोग समझा सकते हैं। चलिए ये भी एक बता देते हैं कि ये प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न का, कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? आदमी पीछे गिरता है, हमेशा ध्यान रखना, आगे नहीं गिरेगा, कुएं में नहीं गिरेगा, पीछे की तरफ जाके गिरेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये उसका उत्तर दिया हुआ है। कुएं से पानी खींचते समय क्या करता है आदमी? रस्सी पर बल लगाता है, और जितना बल रस्सी पे लगाता है, रस्सी भी उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, और रस्सी के टूटने पे प्रतिक्रिया बल तो शून्य हो जाता है। क्या बचा? आदमी का ही बल बचा रह गया, इसलिए वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। यानी इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही कार्य करता है। तो ऐसा आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है और इसके आधार पर हम कैसे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम जरा। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न बहुत सारे आएंगे, ध्यान रखना। जब नाव पर सवार व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाता है। ध्यान रखना, वही क्वेश्चन है पीछे वाला ही, लेकिन क्या करा आपकी, बदल दिया रूप उसका पूछने का। नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर क्यों दबाता है? नाव मतलब वही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही लगना है इस पे। जब नाव किनारे पर कूदने वाला व्यक्ति, नाव से किनारे पर कूदने वाला व्यक्ति नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाता है तो नाव भी उतना ही प्रतिक्रिया बल से उसे आगे की ओर दबाती है, यानी लगाती है, जिससे व्यक्ति को क्या मिलता है? आगे कूदने में सहायता मिल जाती है और आराम से कूद जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है ये सब। तो ये ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया के से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, किताब में अपने आप देखेंगे कई सारे प्रश्न हैं इसमें, तो वो सारे प्रश्न आप लोग करेंगे। चलते हैं हम घर्षण की तरफ। क्या है इसमें? क्या है, दो संपर्क सतहों के मध्य किसी प्रकार की आपेक्षिक गति होने पर उनके मध्य कार्य करने वाले, ध्यान रखना, संपर्क सतहों के मध्य हो रहा है ये, और आपेक्षिक गति यानी दोनों गतिमान होने चाहिए तभी होगा, उनके बीच में गति होनी चाहिए। उनके मध्य कार्य करने वाली गति का विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। मान लिया ये वस्तु एक धरातल पे रखी हुई है और धरातल थोड़ा खुरदरा है, ऐसे खुरदरा करके दिखाएंगे इसको, और ये गति इधर हो रही है इसकी, तो गति के ठीक विपरीत इस तल पे, यहाँ तल पे नीचे की ओर लगता है घर्षण बल। ये घर्षण बल होता है जो इसको रोकने का प्रयास करता है। इधर तो गति के कारण बल लग रहा है इस पे, तो इसमें क्या हो रहा है, गति इधर हो रही है, तो यहाँ पे चूंकि रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस होने की वजह से यानी खुरदरी होने की वजह से घर्षण लगना चालू हो जाता है। जैसे ये दोनों चीजें चिकनी होनी चालू होती हैं, वैसे ही घर्षण बल कम लगने लगता है और इसको खींचने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। देखते हैं जरा इन बलों के लिए क्या है। घर्षण कोण को बहुत ज्यादा परिभाषित किया जाएगा आप लोगों को। तो मान लिया ये कोई खींच रहा था बल F से, बल F के कारण खींच रहा है, तो इसकी प्रतिक्रिया RW के बराबर हो गई। अब ये लिखा हुआ है घर्षण बल, ये Fs जो दिखाई दे रहा है ये घर्षण बल है, यानी Fs का मान जो है वो घर्षण बल है ये।
घर्षण बल के कारण जो है क्या होता है, ये वस्तु रुकना चालू हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, ये जो भी आपको चित्र में दिखाया हुआ इसी चित्र का हमें वर्णन करना है। अब इसमें ये दो बल दिखाई दे रहे हैं, एक तो घर्षण बल दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रतिक्रिया बल। इन दोनों का जो परिणामी है, परिणामी मान लीजिए P है, ये इस टाइम तो P नहीं तो Q मान लीजिए इसको। ये परिणामी आपको जो दिखाई दे रहा है OC से दिखाई दे रहा है, ये ऊर्ध्वाधर के साथ यानी प्रतिक्रिया के साथ जो ये कोण बनाता है, इस कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं और इसे लैम्डा से दिखाते हैं। ये जो शब्द है लैम्डा है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसी के बारे में हम यहां बात करते हैं। तो ये गुटका है, गुटके पे 4 बल कार्य करते हुए दिख रहे हैं। एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, एक बल इधर F इधर की तरफ, घर्षण बल इधर की तरफ और इसका भार W नीचे की ओर। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जब ये चारों बल काम करेंगे तो संतुलन भी रहेगा बना हुआ। तो देखो R का मान जो है वो W के बराबर हो जाएगा और F का मान जो है वो क्या होगा, Fs के बराबर होगा। लेकिन Fs ध्यान रखना ये म्यू R के बराबर होता है, जहां म्यू घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक। ठीक है इतना। अब ये Fs, तो ये F का मान कितना हो जाएगा, वास्तव में F बराबर म्यू R हो जाएगा। F बराबर Fs था तो F बराबर म्यू R हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज OAC में क्या लेना चाह रहे हैं हम, tan थीटा लेना चाह रहे हैं। tan लैम्डा ले लीजिए। tan लैम्डा बराबर क्या हो जाए, लंब बटे आधार होता है, लंब तो CA है और आधार कितना है OA, तो ये OA लिख दिया। तो tan लैम्डा का मान वास्तव में कितना आ जाएगा, CA का मान कितना है, ध्यान से देखो, ये है CA, ये OB के बराबर होगा जो कि Fs के बराबर है। तो इसकी जगह आप Fs लिख लेंगे और OA की जगह R लिखेंगे, प्रतिक्रिया R। Fs का मान मैंने बताया था म्यू R है और यहाँ R हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, म्यू, और यहाँ क्या है, tan लैम्डा है। तो म्यू बराबर tan लैम्डा। ये एक सूत्र आ गया, किस किस के बीच में सूत्र आया, ये घर्षण गुणांक क्या था, म्यू, और घर्षण कोण क्या है, लैम्डा। इन दोनों के बीच का ये संबंध है। तो ये संबंध भी याद रखना है। संबंध तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए संबंध को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, कहाँ पर कैसे काम हो रहा है। हम थोड़ा सा आगे आर्टिकल की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। ये सीमांत क्या होता है, सीमांत संतुलन। सीमांत संतुलन का मतलब वस्तु फिसलने ही वाली हो या चलने ही वाली हो, ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें ध्यान रखो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर ठीक गति करने की स्थिति में, चलती नहीं है, ठीक गति करने की स्थिति में होती है। लगभग अब थोड़ा सा भी बल और अधिक लग गया तो वस्तु चल पड़ेगी, अर्थात ये चलने ही वाली होती है, चलती नहीं है। और दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य क्या होता है, कार्य करने वाला अधिकतम घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल तो लगता ही है, लेकिन जो अधिकतम घर्षण बल होता है, ये अधिकतम घर्षण बल के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। विराम कोण क्या होता है, ये देखो, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत समतल की स्थिति में होता है तो वह नत समतल का क्षैतिज से झुकाव विराम कोण। इसे समझ लीजिए क्या है, ये मान लीजिए एक क्षैतिज समतल है, क्षैतिज समतल पे ये कोई वस्तु रखी हुई है। अब ये वस्तु पे भार mg नीचे को काम कर रहा है ये, और इसकी प्रतिक्रिया R ऊपर को काम कर रही है, और इसके घटक वगैरह काम करेंगे। कुछ मान लिया ये अगर थीटा है तो ये कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो mg के कुछ घटक काम करने लगेंगे, एक तो हो जाएगा mg यहाँ कॉस थीटा और एक नीचे की ओर हो जाएगा mg साइन थीटा। अब होगा क्या, mg साइन थीटा के कारण ये चलने लगेगी और ये घर्षण बल जो ऊपर की ओर कार्य करने लगेगा, ये म्यू R। अब ये जब वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होती है उसी समय, यानी तल का ये जो कोण है धीरे धीरे उठाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु चलने ही वाली होती है। तो उसी स्थिति में नत समतल का जो कोण होता है उसी कोण को कहते हैं हम
विराम कोण, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो विराम कोण एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विराम कोण का हम मान कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसको चित्र सहित समझने की कोशिश करते हैं। वस्तु वगैरह रखी हुई है और ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं, माना ये ओ ए बी कोई नत समतल है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इस पे कोई वस्तु रखी हुई है, m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इस पे भार इसका mg नीचे की ओर काम करेगा और इसकी प्रतिक्रिया जो r है वो ऊपर को काम करेगी। और इस mg के कंपोनेंट मैंने बताने थे, ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। इसके कारण क्या हो जाएगा, जो इधर की ओर बल लगने वाला है वो ये वाला कोण थीटा होने के कारण क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। इसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और इधर जो घटक काम करेगा mg sin थीटा काम करेगा। इधर की तरफ घर्षण बल काम कर रहा है जिसको हम म्यू आर के नाम से जानेंगे। ये एफ एस के इक्वल होता है, एफ एस म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नत समतल जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा है पर रखी है और सीमांत संतुलन में है। यानी चलने ही वाली है वस्तु। इस अवस्था में क्या होगा, तो वस्तु पर 4 बल चित्र के अनुसार कार्य करेंगे। तो संतुलन की अवस्था में ले रहे हैं हम, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में देखो क्या क्या बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। r देखो ध्यान से, ये r ऊपर नीचे है तो r बराबर mg cos थीटा। तो ये r बराबर mg cos थीटा हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और इधर देखो म्यू r लगा हुआ है, तो म्यू r किसके बराबर हो जाएगा, ये mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए जरा, क्या होगा, ये आ जाएगा। मैं इसे जरा इधर लिख ले रहा हूँ, mg sin थीटा इसको इधर लिख ले रहा हूँ और बटे में mg cos थीटा इसको इधर लिख ले रहा हूँ। इधर क्या है, म्यू r है और बटे में r है, तो r और r कट जाएगा, m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। परंतु पीछे अभी पड़ा है म्यू बराबर कितना होता है, tan लैम्डा होता है। ये समीकरण नंबर, ये 3 है, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। यही सीमांत घर्षण कोण है जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हो। अभी जो ऊपर बताया गया है सीमांत यानी विराम कोण है, ये सीमांत घर्षण कोण आपको समझाई दिया, उसमें दोनों ही बातें मैंने बता दी है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, विराम कोण हो गया। विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, सीमांत संतुलन में विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा और आर्टिकल में ये माना वगैरह सब कुछ लिखना पड़ता है। तो ऊपर से समझाते हुए आप नीचे तक चलेंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये बेचारा एक साइकिल सवार देख ही रहे हैं आप लोग,
ये किसी मोड़ पर मुड़ रहा है और मुड़ते समय अपने को झुका लेता है। आप लोग देखते हो अधिकतर तो ऐसा ही होता है कि साइकिल सवार किसी भी मोड़ पे जाता है तो उसको संतुलन में लेने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ झुकाना पड़ता है। तो उसी का ही ये आर्टिकल है, कितना कोण झुकवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कोण थीटा ले लिया गया है। पहले हम इसी के बारे में देख ले रहे हैं क्या है। वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल सवार को कितने कोण से, ये कर्ण नहीं है ये कोण है, ध्यान रखना, कितने कोण से झुकाना चाहिए ताकि संतुलन ना बिगड़े। गणितीय विवेचना करनी है हमें, यानी इसका एक सूत्र निकाल के देखना है। तो जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ को पार करता है तो वह मोड़ की ओर थोड़ा सा झुक कर चलता है ताकि मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार कर सके। माना साइकिल सवार आर त्रिज्या वाले वृत्तीय मोड़ पर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए झुककर v वेग से चलता है और इस समय जो है हमें जो घटक प्राप्त होते हैं आर के, वो दो घटक प्राप्त होते हैं। एक तो आर कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और एक आर साइन थीटा क्षैतिज दिशा में। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आर तो ये चल रहा है आपका साइकिल के ठीक लंबवत होते हुए, साइकिल के ठीक अनुदिश होता है, ये आर है आपका, ये वाला आर हो गया। अब इस आर का जरा ध्यान से देखो, ये कोण यहाँ पर थीटा दिया हुआ है ये, तो यही कोण यहाँ पर भी बन जाएगा इसका थीटा, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, थीटा बन जाएगा ये। अब इस थीटा की वजह से आर कॉस थीटा तो इधर को हो जाएगा ये वाला घटक, और आर साइन थीटा ठीक इसके लंबवत हो जाएगा। तो आर कॉस थीटा तो इस भार को संभालेगा और संतुलित में रहेगा। तो संतुलन की स्थिति में हमें यही लिखना है, संतुलन की स्थिति में पहला तो यही हो गया कि mg जो है आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखना है आर कॉस थीटा बराबर mg, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ये जो इधर की तरफ बल लग रहा है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जो कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग चल रही है तो उसको एक चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है, जिसका मान mv²/r होता है। तो ये जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्र बल लग रहा है, और ये r जो घटक r साइन थीटा है ये इसको संतुलित करता है। तो यहां लिखना है r साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mv²/r, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 हो गई है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर दीजिए जरा क्या होगा। तो ऊपर तो r साइन थीटा है, नीचे में r कॉस थीटा है, और बराबर यहां है mv²/r और नीचे क्या है mg है, ये mg आ गया, m से m कट जाएगा और r से ये r कट जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, v² और r नीचे आ जाएगा और g हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं इसको हम, tan इनवर्स v²/rg। तो ये सूत्र हो गया है। तो ध्यान रखना सूत्र आपका केवल यहाँ ऊपर तक ही पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए यहाँ तक के लिए, यही वाला सूत्र जो है पूछा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जिनके पास मैथ्स नहीं है बायो वाले केवल यहाँ तक याद कर लें, बहुत है इतना। ये थीटा बराबर tan इनवर्स v²/rg, ये लिखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो tan थीटा का जो सूत्र है वास्तव में वो यही आपको याद करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर v²/rg। तो ये सूत्र आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगली बार मैं कार के लिए दिखाऊंगा। यही सब कुछ चीज़ें तो हैं। कार के लिए क्या करते हैं, सड़क का जब मोड़ आता है तो कार तो बेचारी झुक नहीं पाती है, तो सड़क को ही झुका दिया जाता है। तो आपने देखा होगा चौराहों पे या मोड़ों पर एक तरफ का जो सिरा होता है वो कुछ ऊंचा बनाया जाता है और दूसरी तरफ का सिरा थोड़ा नीचा बनाया जाता है। इसी के साथ जो है मैं इस लेसन को यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी अगले वीडियो में बनाऊँगा मैं। और इसके नीचे एक लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं RS